नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 एग्ज़ाम के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस वाले पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह 50 प्रश्न दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलने वाले हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चनों का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट और हाई, यानी तीनों प्रकार का दोस्तों लेवल जो है आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पॉइंट्स पर दोस्तों एनालाइज करने के बाद दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप लोग ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट। क्या होगा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों आपके हर एक एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा। आप लोग चलिए बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन ए टिक कर रहे हो बिल्कुल राइट है, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको दोस्तों हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको इसका स्थान याद रखना। दोस्तों ये पूरी उड़ीसा राज्य में दोस्तों ये स्थित मंदिर है। अगर बात करें इसका जो निर्माण है वो किसने किया था, आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जो पूर्वी गंग, आप लोग याद रखिएगा, जो पूर्वी गंग वंश के राजा थे, वंश के राजा कौन दोस्तों थे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखे दे रहा हूँ, तो आप लोग याद कर लीजिए नरसिंह प्रथम। दोस्तों जो नरसिंह प्रथम थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, सेलुलोज। दोस्तों प्रकृति में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है वो कौन है, तो सेलुलोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर बात करें दोस्तों यहाँ सेलुलोज की बात हुई है तो इसके बारे में और पॉइंट्स आप लोग जान लीजिएगा। दोस्तों सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज दोस्तों एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो ये प्रोटीन है। आप लोग ये भी याद रखिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सेलुलोज क्या है, तो आपको याद रखना एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि पारसेक किसकी इकाई है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में दोस्तों स्टैटिक जीके, हिस्ट्री जीके और आपका जो साइंस जीके यानी जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ये सभी पार्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों आपके इस प्रैक्टिस सेट में साइंस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलने वाले, स्टैटिक जीके के और ज्योग्राफी और पॉलिटी, यानी सभी के दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार का दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट किया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लास्ट तक दीजिएगा और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि 50 में से हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि पारसेक किसकी इकाई है। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो पारसेक है किसकी इकाई है, दूरी। अगर बात करें दोस्तों प्रकाश वर्ष किसी की इकाई है, तो क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों आपको याद रखना प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस यानी दूरी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था।
यानी दोस्तों जो मिर्ले-मांटो या मार्ले-मिंटो सुधार है, इसका जो मेन पर्पज था, उद्देश्य था, वो क्या था, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक कर रहे हैं ऑप्शन ए, वो लोग बिल्कुल सही हैं। यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी वोट डालो और राज करो, ये इनकी नीति थी। तो इसीलिए इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली जो मार्ले-मिंटो सुधार था। अगर बात करें दोस्तों जो मार्ले-मिंटो सुधार है, ये कब पारित हुआ, तो आप लोग याद लिखिए दोस्तों, ये जो कब पारित हुआ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो 1909 में, यानी 1909 में मार्ले-मिंटो जो सुधार है ये पारित हुआ था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग बताइएगा फटाफट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, वो लोग बिल्कुल राइट हैं। यानी भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत दोस्तों जो केंद्रों में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी, तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत ये प्रणाली स्थापित की गई थी। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट क्या होगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी कर रहे हो लोग बिल्कुल सही हैं। यानी ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो केरल राज्य का। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक परीक्षा में पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि भारत का जो दक्षिणतम स्थान है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो लोग बिल्कुल राइट हैं। यानी इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहाँ पर है, आपका ये भारत का दक्षिणतम स्थान है। आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो भारत का दक्षिणतम स्थान है उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपका ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो आपका वेब वाला चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है, किस प्रकार की वेव है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, वो लोग बिल्कुल सही हैं। यानी अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना, आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा क्या होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है। आपके हर एक परीक्षा में पूछा जाता क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर जो है जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जो हुमायूं नामा पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। यानी हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है, तो गुलबदन बेगम की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि जो जीव विज्ञान शब्द है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जितने भी राइट आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स लोग
ऑप्शन डी वो लोग बिल्कुल राइट हैं। यानी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस जो थे, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किया था। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो आप लोग को फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। और चैनल में पहली बार आए तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे स्टैटिक हो, या ज्योग्राफी हो, या किसी भी की जीके जीएस की क्लास है, वो सभी बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोगों को। और हमने आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसीलिए महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है, इसका जो पुनः संग्रहण होता है वो कहाँ पर होता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट दीजिएगा, क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं, ग्लाइकोजेन। दोस्तों जो ग्लाइकोजेन है, ये मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो पुनः संग्रह करता है। अगर बात करें दोस्तों, जो ग्लाइकोजेन है ये किसका भंडारण करता है, तो आपको दोस्तों याद रखना है, ये ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है, तो ऊर्जा भंडारण के रूप में दोस्तों ये क्या करता है, कार्य करता है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। बहुत बार आपके हर एक एग्जाम में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो मैकमोहन रेखा है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है। चलिए आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही, भारत और चीन। यानी मैकमोहन रेखा जो दोस्तों है वो भारत और चीन के मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन है और कौन थी। चलते हैं, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है बार बार। मीरा कुमार। दोस्तों जो मीरा कुमार हैं ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगर पुरुष में बात करें दोस्तों कि भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना दोस्तों जीवी मावलंकर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों कि जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो माना गया है वो किस ईसा पूर्व से लेकर किस ईस्वी तक माना गया है, या ईसा पूर्व तक माना गया है। चलिए आप लोग बताइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से दोस्तों 100% आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो इसलिए आप लोग लगातार वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा प्रैक्टिस सेट हल करके जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है दोस्तों वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका एक ऋग वैदिक काल होता है। तो दोस्तों जो ऋग वैदिक काल होता है आप लोग नोट कर लीजिए, ऋग वैदिक काल। दोस्तों ऋग वैदिक काल का जो समय माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। तो आपको याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, न्यूमिस्मैटिक में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यूमिस्मैटिक्स के तहत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो कौन था।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं, वारेन हेस्टिंग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो आपको बताना दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी यानी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य रखते हैं। तो दोस्तों जो हार्ड करेंसी है इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है, आप लोग बताइए। अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि हार्ड करेंसी का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हम लोग हार्ड करेंसी कहते हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। और जिनको नहीं मालूम आप लोग इनको क्वेश्चन को बिल्कुल नोटबुक में अपने नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है। चलिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं वो कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं वो लोग बहुत बढ़िया, जी शंकर कुरूप। आपको मालूम है दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी है, और जिनकी नहीं अच्छी है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए। और जो मैं भी आपको क्लास अपलोड करूं अपने इस चैनल पर आप लोग उन सभी क्लास को देखिएगा। जीके जीएस में दोस्तों आप लोग बिल्कुल गर्दा उड़ा के आओगे, 50 में से 50 ना करके आओ तब कहना दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग लगातार इन सभी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी शंकर कुरूप, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार थे। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है, किसकी बात हुई है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इसकी दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई। तो दोस्तों आपको स्थापना वर्ष याद रखना है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है। और ये दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों जो आपकी 8वीं अनुसूची है संविधान की, दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं जो हैं, जो 22 भाषाएं हैं उनके संबंध में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और जो दोस्तों जी शंकर कुरूप हैं, जो जी शंकर कुरूप हैं इनको किस भाषा के लिए दिया गया है, तो ये भी याद रखना, मलयालम भाषा के लिए दोस्तों दिया गया है पुरस्कार। कब दिया गया है, तो 1965 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फटाफट, कि ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको जवाब देना है क्या होगा कि जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी जो आवृत्ति होती है आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से कम। जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए टिक करें वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम होती है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। इनको दोस्तों जो हमारे कान हैं वो सुन नहीं सकते। ठीक है, सुन नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द्रव चालित ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि जो द्रव चालित ब्रेक है ये किस नियम पर कार्य करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं पास्कल के नियम, तो वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि देश बंधु की जो उपाधि है वो किसको मिली हुई है, यानी देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, चित्तरंजन दास को। यानी दोस्तों चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि से जानते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन जो पुस्तक इसके लेखक कौन है। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं अरविंद घोष, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो किसकी है, तो अरविंद घोष जी की है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया है। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं लोग बिल्कुल सही हैं, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये नदियों के किनारे देश हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जो पेरिस शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी दोस्तों फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से टिक कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। यानी दोस्तों पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो सीन नदी, जो सीन नदी है दोस्तों वहाँ पर ये स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने भी फ्रेंड्स लोग ऑप्शन डी टिक करें वो लोग बिल्कुल सही, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। यानी दोस्तों जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना पार्क है। अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आपको इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार गेम अभ्यारण्य, यानी दोस्तों जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपको ये भी बताना साथ साथ में जो पेरियार जीव वन्य अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जितने भी फ्रेंड्स लोग आंसर ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं जंगली हाथियों के लिए, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि जो दोस्तों पेरियार गेम अभ्यारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है। और अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ पर है, तो केरल राज्य में है। ठीक है, आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। चलिए आप लोग बताइएगा ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ऐसा एक पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि विटामिन जो शब्द है दोस्तों इसको जो प्रतिपादित करने वाले हैं वो कौन से व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं फंग, वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है। यानी दोस्तों जीका वायरस है, इसका जो वाहक है मनुष्य में संचारित होता है किस प्रकार से, कौन से वायरस के कारण, आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीका वायरस फैलता है मनुष्य में वो दोस्तों किसके कारण फैलता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना मच्छर के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यानी दोस्तों जो पीलिया रोग होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक करें वो लोग बिल्कुल सही है, यकृत। यानी दोस्तों पीलिया रोग है जो मानव शरीर के यकृत अंग है उसको प्रभावित करेगा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। यानी सोडियम कार्बोनेट को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? तो धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसका जो फार्मूला है आप लोग याद रखिएगा, Na2CO3 इसका दोस्तों ये सूत्र है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? आपको बताना दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन होते हैं इनकी जो बैटरियां होती हैं वो कौन सी धातु की मुख्यतः बनी होती हैं यानी उपयोग में लाई जाती हैं। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी टिक करें लिथियम, वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग बताइए दोस्तों, फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है आपका, यूनिट और डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का जो है निकाल लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग किस प्रकार डिनोट करते हैं, तो ई से। तो ई बराबर क्या होता है, यानी इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। अगर बात करें दोस्तों विकृति एक ऐसी राशि है, एक ये बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। दोस्तों इसका ना कोई मात्रक होता है और जब मात्रक नहीं होगा तो इसका कोई भी डायमेंशन भी नहीं होगा, बीमा भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना विकृति दोस्तों एक ऐसी राशि है जिसका ना तो कोई मात्रक है और ना ही कोई बीमा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचा प्रतिबल। तो दोस्तों प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, तो बल बटे क्षेत्रफल। दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और क्षेत्रफल यानी एरिया का जो मात्रक मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जितने भी ऑप्शन सी दिए हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी अवयवी राशि है। अभी हमने दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं कि जो अवयवी राशि है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, वो लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। यानी दोस्तों जो वॉशिंग मशीन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं अपकेंद्रण, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत दोस्तों वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई। आपको याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो
हमारा भारतीय संविधान है, इसमें कुछ प्रकार की ऐसी प्रणाली पद्धतियाँ जो अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा फटाफट। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं लोग बिल्कुल सही हैं, एम.एन. राय के द्वारा। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा का जो विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन है वो एम.एन. राय के द्वारा ही किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए, आप लोग बताइएगा कौन से भाग में ये बात कही गई। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट, क्या होगा। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है, जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी टिक करें लोग बिल्कुल सही, भाग 9 में ये बात कही गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपको दोस्तों मैं जो पॉलिटी की टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड करवाए हैं उन सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज ही आपको हर एक क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर उन सभी वीडियो को देख लेते हो तो प्रैक्टिस सेट में ज़रूर दोस्तों आप 50 में से 50 बिल्कुल छाप के आओगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जितने भी फ्रेंड्स लोग ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि आपको जो 2वीं अनुसूची है वो जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। यानी दोस्तों कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में बात कही गई है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी टिक करें अमीर खुसरो, वो लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि जो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं वो कौन कहलाए। तो यहाँ पर राजा राम मोहन जो राय हैं दोस्तों, इनको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। आप लोग बताइएगा कौन सा इन 4 में से एक देव नृत्य है। आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं कुचिपुड़ी, वो लोग बिल्कुल सही हैं कि ये एक देव नृत्य है। अगर बात करें दोस्तों कुचिपुड़ी किस देश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों, वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन है ये, और पूछा भी जाता है कि जो जाकिर हुसैन है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों तबला बजाते थे, तो आपको मालूम भी होगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की इस वीडियो का दोस्तों जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आप लोग बताइएगा, बहुत बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी टिक करें लोग बिल्कुल सही हैं कि जो पोंगल है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल हमने रखा है वो भी पसंद आया होगा। और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आपको हमने करवाए आज के इस प्रैक्टिस सेट में कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है
उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग अभी तक नहीं इस वीडियो को देखें तो आपको जब भी टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। और लास्ट में दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं और आप लोग ये भी बताएं कि और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाए या घटाया जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन लाएं, आपको इस बात को भी बताना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के लिए जय हिंद जय भारत।